किसी भी बैटरी के अंदर एक छिपी हुई दुनिया है, मतलब केमिकल रिएक्शंस की एक पूरी दुनिया जो हमारे गैजेट्स को जिंदा रखती है। हम्म। पर सवाल यह है कि हम ये कैसे पता लगाते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन कितनी बिजली पैदा करेगा? या ये भी कि वो रिएक्शन अपने आप होगा भी या नहीं। हाँ, तो आज हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर कुछ नोट्स और रिसर्च हैं और हमारा मिशन है इन रिएक्शंस के पीछे के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को समझना। बिल्कुल। और हम इसे 3 हिस्सों में समझेंगे। पहले, एक अकेले इलेक्ट्रोड की ताकत, जिसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है। फिर 2 इलेक्ट्रोड्स को मिलाकर एक पूरी बैटरी का पोटेंशियल, मतलब सेल पोटेंशियल। और सबसे जरूरी, ये पोटेंशियल असल दुनिया में, यानी कॉन्सेंट्रेशन बदलने पर कैसे बदलता है। अच्छा, और यही पर शायद वो नर्न्स्ट इक्वेशन आता है। हाँ बिल्कुल, यही पर नर्न्स्ट इक्वेशन की शानदार भूमिका सामने आती है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये नोट्स में लिखा है कि ये एक धातु और उसके आयनों के घोल के बीच बनने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है। हम्म। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसे ऐसे सोचिए कि ये इलेक्ट्रॉनों के लिए एक रस्साकशी का खेल है। रस्साकशी? हाँ, जैसे जब आप जिंक की एक रॉड को जिंक सल्फेट के घोल में डालते हैं, तो उस रॉड की सतह पर 2 चीजें होने की कोशिश करती हैं। ओके। या तो जिंक के एटम इलेक्ट्रॉन छोड़कर आयन बन जाएं, इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। या फिर घोल में जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर वापस एटम बन जाए, इसे अपचयन कहते हैं। अच्छा, तो एक खींचतान चल रही है। बिल्कुल। और इसी खींचतान की वजह से धातु और घोल के बीच एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल प्रेशर या पोटेंशियल बन जाता है। तो ये प्रेशर ही पोटेंशियल है। पर यह तो हुई एक आधी कहानी, एक सिंगल इलेक्ट्रोड की। एक पूरी बैटरी जिसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं, उसमें तो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो पूरे सेल की ताकत कैसे बनती है? मुझे यहाँ एक समीकरण दिख रहा है। ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सी एनोड प्लस ई रेड कैथोड। बिल्कुल। बैटरी में एक इलेक्ट्रोड पर होता है ऑक्सीकरण, वो कहलाता है एनोड, जहां इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। और दूसरे पर अपचयन, वो कैथोड। हाँ, जहां इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होते हैं। तो एनोड पर जो इलेक्ट्रॉनों का प्रेशर बनता है, वो उन्हें तार के रास्ते कैथोड की तरफ धकेलता है। अच्छा। इसी धक्के को, इसी इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स या ईएमएफ को हम सेल पोटेंशियल या आसान भाषा में वोल्टेज कहते हैं। ये तो बहुत अच्छी एनालॉजी है। लेकिन ये जो प्रेशर या पोटेंशियल है, ये तो तापमान या कंसंट्रेशन जैसी चीजों पर भी निर्भर करेगा, है ना? बिल्कुल करेगा। तो फिर हम अलग-अलग मटेरियल से बने सेलों की तुलना कैसे करेंगे? यहीं पर शायद मानक स्थितियां या स्टैंडर्ड कंडीशंस का रोल आता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तुलना करने के लिए एक कॉमन ग्राउंड चाहिए। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कुछ मानक शर्तें तय कर दी। जैसे कि घोल का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, गैस है तो प्रेशर 1 वायुमंडल, और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मतलब सब कुछ फिक्स कर दिया। हाँ, और इन आदर्श लैब कंडीशंस में जो वोल्टेज मापा जाता है, उसे ही स्टैंडर्ड पोटेंशियल या E0 कहते हैं। ये एक तरह का बेंचमार्क है। और इन नोट्स में एक और जरूरी नियम है। IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमेशा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही माना जाता है। एक मिनट, यहां मैं थोड़ा उलझ गया हूं। पूछिए। पहले वाले समीकरण में तो हमने एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल जोड़ा था। लेकिन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के लिए यहाँ एक दूसरा समीकरण है। E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। यहाँ हम घटा क्यों रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ हिसाब किताब को आसान बनाने का एक तरीका है। IUPAC ने तय किया कि हम हर इलेक्ट्रोड की सिर्फ एक ही ताकत मापेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, यानी रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अब एनोड पर तो असल में ऑक्सीकरण हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसके रिडक्शन पोटेंशियल का ठीक उल्टा, मतलब नेगेटिव होता है। अच्छा, तो प्लस की जगह माइनस हो गया। बस, तो E0 ऑक्सी एनोड लिखने के बजाय हम -E0 रेड एनोड लिख देते हैं। इसीलिए जोड़ने की जगह घटाने का निशान आ जाता है। ये बस एक मानकीकरण है। समझ गया। तो ये सिर्फ एक कन्वेंशन है ताकि सब एक ही भाषा में बात करें। बिल्कुल। और यहाँ एक सरल नियम छिपा है। जब 2 इलेक्ट्रोड को जोड़कर सेल बनाते हैं, तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए ज्यादा, कह सकते हैं लालची है, वो कैथोड बनता है। और जिसका पोटेंशियल कम है वो आयनोड बन जाता है। हाँ, और वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। लेकिन एक और सवाल है।
हम किसी एक अकेले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माप कैसे सकते हैं? मतलब उस रस्साकशी के खेल में तो 2 टीमें चाहिए। सही बात है। तो एक टीम की ताकत कैसे मापेंगे? कोई रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए होगा। रिसर्च में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE का जिक्र है। बिल्कुल सही। आप अकेले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माप ही नहीं सकते। आपको हमेशा उसे किसी और के साथ जोड़कर ही मापना होगा। SHE वही रेफरेंस पॉइंट है। तो ये क्या है? वैज्ञानिकों ने मान लिया है कि इसका पोटेंशियल हर तापमान पर 0 वोल्ट है। मान लिया है? मतलब ये असल में 0 नहीं है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है। हम ये नहीं कहते कि समुद्र तल से। वो समुद्र तल ही हमारा SHE है, बस एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ठीक है, स्टैंडर्ड स्थितियां प्रयोगशाला के लिए बहुत अच्छी हैं, एक आदर्श दुनिया। लेकिन असल में मेरी कार की बैटरी सर्दियों में अलग काम करती है। एक रिचार्जेबल बैटरी का वोल्टेज भी बदलता है। तो इस आदर्श मॉडल को असल दुनिया से कैसे जोड़ते हैं? मुझे लगता है यहीं पर वो नर्स्ट इक्वेशन आता है ना? यहीं पर असली मजा है। नर्स्ट इक्वेशन उस आदर्श लैब की दुनिया और हमारी असल दुनिया के बीच एक पुल का काम करता है। कैसे? ये हमें बताता है कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से अलग होता है तो सेल का वोल्टेज कैसे बदलता है। अच्छा, तो इसका समीकरण क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस पर यह समीकरण ऐसा दिखता है। E cell is equal to E naught cell 0.0592V by N log 10 CD by AB। ओके, चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। ई नॉट सेल तो हमारा स्टैंडर्ड वोल्टेज हो गया। दूसरा हिस्सा एक सुधार कारक जैसा लग रहा है, और इसमें ये जो लॉग के अंदर है ये तो रिएक्शन कोशेंट Q है। बिल्कुल, और N उस रिएक्शन में ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉनों के मोल्स की संख्या है। अब देखिए ये कितना सहज है। अगर सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो तो Q का मान 1 होगा, और log 1 तो 0 होता है। तो पूरा करेक्शन वाला हिस्सा गायब हो जाएगा और हम वापस स्टैंडर्ड स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां E सेल इज इक्वल टू E0 सेल। अरे वाह, इसका मतलब अगर मेरे पास एक बैटरी है जो लगभग खत्म हो रही है तो उसमें रिएक्टेंट्स कम हो गए हैं और प्रोडक्ट्स बढ़ गए हैं। सही। तो आपके समीकरण के हिसाब से Q की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, उसका लॉग भी एक बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा जिसे हम E0 सेल से घटा रहे हैं, तो इसका मतलब कुल वोल्टेज E सेल कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये समीकरण असल में बता रहा है कि बैटरी क्यों मर जाती है। हाँ, ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये बैटरी की जिंदगी की कहानी है। जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है Q बढ़ता जाता है और वोल्टेज गिरता जाता है जब तक कि वो 0 न हो जाए। और उस स्थिति को हम साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम कहते हैं। बिल्कुल, बैटरी मर चुकी है। तो इन सब का मतलब क्या है? ये वोल्टेज सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात से भी जुड़ा है कि कोई रिएक्शन अपने आप होगा या नहीं। इन नोट्स में सेल पोटेंशियल को थर्मोडायनामिक्स की एक अवधारणा गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा G से जोड़ा गया है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो एक सेल जो भी इलेक्ट्रिकल काम करता है वो उसकी फ्री एनर्जी में कमी की कीमत पर करता है। ये बिजली को रिएक्शन की सहजता मतलब स्पॉन्टेनिटी से जोड़ता है। और उसका संबंध है डेल्टा G इज इक्वल टू -NFE सेल। हाँ, यहाँ F फैराडे स्थिरांक है और किसी भी अभिक्रिया के स्वतः होने के लिए डेल्टा G को नेगेटिव होना चाहिए। तो इस समीकरण के हिसाब से सेल के काम करने के लिए E सेल को पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल, ये अनुमान लगाने का एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है कि कोई बैटरी काम करेगी या नहीं। अगर उसका कैलकुलेटेड E सेल पॉजिटिव है तो वो चलेगी। इसमें एक और बात लिखी है कि E नॉट सेल एक गहन गुण यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इसका मान इस पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास कितना पदार्थ है। ये तापमान जैसा है। 1 कप गर्म पानी और 1 बाल्टी गर्म पानी, दोनों का तापमान एक ही हो सकता है। अच्छा। इसी तरह एक छोटी AA बैटरी और एक बड़ी D बैटरी, अगर वो एक ही केमिस्ट्री पर बनी है तो दोनों का वोल्टेज 1.5 वोल्ट ही होगा। हाँ, ये तो है। पर बड़ी बैटरी ज्यादा देर चलती है क्योंकि उसमें ज्यादा ईंधन है, ज्यादा रिएक्टेंट्स है, लेकिन जो दबाव या वोल्टेज है
वो वही रहता है। तो आज हमने एक इलेक्ट्रोड पे छोटे से पोटेंशियल डिफरेंस से शुरुआत की, फिर उन्हें मानकीकृत किया, असल दुनिया के लिए नर्न्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल किया और अंत में इन सबको थर्मोडायनामिक्स की मौलिक अवधारणा से जोड़ा। और नर्न्स्ट इक्वेशन की भूमिका को फिर से समझना महत्वपूर्ण है। ये एक कंपास की तरह है। ये दिखाता है कि जैसे जैसे रासायनिक मिश्रण एक आदर्श स्थिति से दूर जाता है, रिएक्शन की प्रेरक शक्ति या वोल्टेज कैसे बदलती है। इन स्रोतों में ये भी बताया गया है कि नर्न्स्ट इक्वेशन का उपयोग अमानक परिस्थितियों में एक अकेले इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की गणना के लिए भी किया जा सकता है। तो इससे मेरे मन में ख्याल आ रहा है, बताइए। आज की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, ईवीज, उनमें तो हजारों छोटे छोटे सेल मिलके एक बड़ा बैटरी पैक बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए उस पैक में कोई एक सेल कमजोर पड़ने लगे, मतलब उसके अंदर का कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाए, तो क्या नर्न्स्ट इक्वेशन हमें न केवल उस एक सेल की घटती वोल्टेज की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है? हाँ, कर सकता है। बल्कि एक स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इसका इस्तेमाल पूरे पैक के प्रदर्शन, उसकी उम्र और यहाँ तक कि उसकी सुरक्षा पर पड़ने वाले असर का अनुमान लगाने के लिए कैसे कर सकता है?